प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज़िंदगी वाइब्स पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर को पढ़ने के उपरांत आप अतीत के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, लोग कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ों की जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आप ये समझ पाएंगे कि मनुष्य जो है वो पाषाण युग से AI की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ, एक इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। ये सारी चीज़ों की जानकारी आप लगभग इस चैप्टर को पढ़ने के उपरांत पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर पर चर्चा करते हैं और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आप अपनी पूरी जो मन में प्रश्न होंगे उसके उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे। देखिए, इस चैप्टर के प्रारंभ में ही एक कथन आता है। रशीदा एक लड़की है, वो अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक हेडलाइन पर जाती है। उस हेडलाइन को वो पढ़ती है तो उस पर लिखा था 100 साल पहले। वो सोचने लगती है कि 100 साल पहले। वो वहीं रुक जाती है उस सुर्खी को देख करके जिस पे लिखा था 100 साल पहले। वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, यानी अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, 100 साल पहले हम कैसे जान सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक पहला पॉइंट आता है, कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, हम या तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस व्यक्ति के स्मृति में यानी कि यादों में उस समय का एक विवरण हो, तो इस चीज़ को तो हम जान सकते हैं। पर 100 साल पहले कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। तो यही से चैप्टर प्रारंभ होता है। इसमें जो मेन टॉपिक है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उसके बारीकी से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यही से चैप्टर मूल रूप से प्रारंभ होता है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखिए, अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे या फिर कैसे घरों में रहते थे। ये सारी जानकारी हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। साथ ही हम यह भी जान सकते हैं कि जो आखेटक थे, शिकारी लोग थे, शासक थे, पशुपालक थे, कृषक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, वैज्ञानिक, संगीतकार और कलाकार के जीवन के बारे में भी हम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहीं तक नहीं, हम ये भी जान सकते हैं कि लोग पहले कौन से नाटक देखा करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और साथ ही बच्चे कौन से खिलौने से खेला करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया कर सकते थे। अतीत के बारे में हम काफ़ी कुछ जान सकते हैं। तो इस देखिए, चैप्टर में मूल रूप से बताया कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में आप क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं कि लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, यहाँ तक कि आखेटक, शासक, पशुपालक, कृषक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, वैज्ञानिक, संगीतकार, कलाकार, इन सारे के जीवन के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यही तक नहीं, बल्कि इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पहले के लोग कौन सा नाटक देखते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे और बच्चे कौन से खिलौने से खेला करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। ये सारी चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली है और बहुत कुछ अभी जानना बाकी भी है। लोग कहाँ रहते थे। देखिए, लोग कहाँ रहते थे, कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियों, तालाबों और इत्यादि के पास रहते थे। अब आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि नदियों के किनारे पर लोग क्यों रहते थे, क्योंकि हम मूलतः वहाँ रहना प्रारंभ करते हैं जहाँ पर निश्चित तौर पर मूलभूत सुविधाएं हमें उपलब्ध हो जाएं, यानी प्राथमिक सुविधाएं हमें अच्छी प्रकार से उपलब्ध हो जाएं। तो अतीत के लोग जो हैं वो कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियों और तालाबों के किनारे पर रहते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आसानी से उन्हें शिकार करने के लिए जानवर, प्राकृतिक चीज़ें, फल, सब्जी, जड़, पानी इत्यादि प्राप्त हो जाती थी। देखिए, नदियों के किनारे बसने का ये मूल रीज़न उनका ये था कि उन्हें आसानी से फल, सब्जी, जड़, पानी इत्यादि प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि नदियों के किनारे पर काफ़ी आप देखेंगे कि यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो जाती थी। साथ ही शिकार करने के लिए जानवर इसलिए कि वहाँ पानी पीने के लिए विभिन्न प्रकार के जानवर आएंगे तो वो उनका शिकार कर सकते हैं।
और नहीं तो फिर खाने के लिए वो मछली इत्यादि भी पकड़ सकते हैं। तो कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियों, तालाबों इत्यादि के पास रहते थे। इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे। अब आपके मन में यह आएगा कि संग्राहक किसे कहते हैं। तो जो चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसी को हम संग्राहक कहते हैं। देखिए, इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास की विशाल संपदा से परिचित होते थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास की विशाल संपदा से परिचित होते थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। ठीक, लगभग 8000 वर्ष पूर्व, यहीं से आपको सीटेट में बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है कि लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजाना आरंभ किया था। अब देखिए, सुलेमान और किर्थर की पहाड़ियाँ जो हैं उसे आप देख लीजिए कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, सुलेमान ये है और किर्थर की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना क्या किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, और उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया था और ये लोग गांव में रहते थे। सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता का जो पूर्वज है उसे सबसे पहले मनुष्य ने क्या किया था, पालतू बनाया था। अब देखिए, आगे इसी में दिया गया है कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो मेहरगढ़, बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य के बारे में आपसे पूछे तो गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़, बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। देखिए, ये प्रश्न अब सीटेट में काफ़ी बार आ रहा है कि नवीनतम तथ्यों के अनुसार चावल उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। अगर आपसे पूछे कि गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य क्या हैं तो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़, बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। पर नवीनतम तथ्य के आधार पर पूछे तो चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं। ये साक्ष्य लगभग 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं। गारो तथा मध्य भारत, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था। कृषि का विकास कहाँ हुआ था, गारो तथा मध्य भारत, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। अब देखिए, मध्य भारत, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र जो आपसे बोल रहा है और गारो, इन दोनों को आप देख लीजिए। गारो पहाड़ियाँ ये हैं, मैप अगर आप खोल के रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप और आसानी से समझ पाएंगे। गारो पहाड़ियाँ यहाँ पर मैप में है और विंध्य पहाड़ी जो मध्य में बताई जा रही है वो यहाँ पर है जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। यानी कृषि का विकास आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं गारो तथा मध्य भारत, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ था। साथ ही लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ पर हुआ था, गारो तथा विंध्य पहाड़ी, ठीक, और अन्य कुछ ऐसे क्षेत्रों में। साथ ही आपसे ये पूछे कि आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ था, तो आरंभिक नगरों का विकास 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ था। इन्हीं नगरों में विकसित जो सभ्यता थी उसे हम सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। आरंभिक नगरों का विकास जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर हुआ और यहाँ पर ही जो विकसित सभ्यता थी उसे सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। परंतु अगर आपसे कहे कि नगरों का विकास कहाँ हुआ, तो 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे पर क्या हुआ था, नगरों का विकास हुआ था। यानी सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पहले विकसित हुई थी। कितने साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध के बारे में आप इसी बुक में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मगध जो कि वर्तमान बिहार में है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था।
मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। उसका समय काल यहाँ दिया गया है। देश का नाम देखिए, इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया या भारत के नाम से हम बुलाते हैं। ये कैसे हमारे देश का नाम पड़ा, तो इसी चैप्टर में आपको यह भी देखने को मिलेगा। आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है। इंडस जो संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ठीक है, देखिए आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। देखिए, इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो इंडस शब्द से हुई है। संस्कृत में इसी को सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी और यूनानी लोग थे, उन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा या इंदोस, और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। ठीक, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी हमारे पास जो ऋग्वेद है, वेदों में सबसे पुराना है, वो ऋग्वेद जो है उसमें क्या है कि इसका उल्लेख मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और इस तरह से हमारे देश का नाम भारत हुआ। इसमें ये बताया गया कि इंडिया और भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अतीत के बारे में कैसे जानें। देखिए, अतीत के बारे में जानने के लिए हमारे पास कई स्रोत हैं, परंतु इस किताब में 2 स्रोतों का उल्लेख किया गया है, पांडुलिपि और अभिलेख। पांडुलिपि क्या है? अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता था, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि क्या है? अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, जो लैटिन भाषा के मेनू अर्थात हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ क्या होती थी? ये ताड़ के पत्रों या हिमालय क्षेत्र में एक उगता था पौधा भुज नाम का, उसकी छाल पर विशेष तरीके से तैयार होती थी। ठीक है, जिसे भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। जो पांडुलिपि हैं वो मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं। साथ ही ये जो पांडुलिपियाँ हैं वो प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई हैं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, तमिल शामिल है। पांडुलिपि कैसी होती थी आप एक बार देख लेंगे। ये देखिए, भुज ताड़पत्रों या फिर भुज नामक पेड़ की छाल पर विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, वो पांडुलिपि है। आपकी किताब में पांडुलिपि दिया गया है। ठीक है, पांडुलिपि का एक चित्र दिया गया है, तो आप देख सकते। अभिलेख, देखिए पांडुलिपियाँ जो थी वो भोजपत्र पर लिखी जाती थी या फिर ताड़ के पत्रों पे लिखी जाती थी, तो इनकी जो लाइफ टाइम थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसकी अपेक्षा जो अभिलेख हैं वो कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, इसलिए इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी मतलब पांडुलिपि की अपेक्षा ज़्यादा होती थी। देखिए, अभिलेख से कैसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया गया है। अतीत के बारे में हम अभिलेखों से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग 2500 वर्ष पुराना अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। 2500 वर्ष पुराना जो अभिलेख है वो अफगानिस्तान के कंधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ है। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि अभिलेख क्या है, तो पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाने वाले जो किए जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में राजाओं, रानियों, अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख किया जाता है।
अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों और तथा भाषाओं में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्व कहलाता है। अगर आपसे कहा जाए पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो जो भी अतीत में बनी वस्तुएं थीं और प्रयोग में लाई जाती थी, उन वस्तुओं का जो अध्ययन करता है उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। तिथियों का मतलब, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। इसने पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ईस्वी का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी यानी एनो डोमिनी कहा जाता है। कभी कभी बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। बीसीई का अर्थ है बिफोर कॉमन एरा, तथा कभी कभी एडी की जगह सीई का प्रयोग होता है। सीई का अर्थ है कॉमन एरा। कभी कभी अंग्रेजी अक्षरों में बीपी का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अभिलेख भी दिखाया गया है, आप देख पाएंगे इसे, जिसमें यूनानी तथा अरामाइक नामक दो विभिन्न लिपियों भाषाओं में ये मिला है। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक करें और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।